Hello, good morning, friends. I am RP Singh. How are you? I hope that all of you will be fine. तो आज हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है वो आज हम लेके आए हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका फिजिक्स का आ गया है, तो इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बाकी हमको केमिस्ट्री के क्वेश्चन कराने हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं कराना है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। फिलहाल क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण M के सूक्ष्म चुंबकीय द्विध्रुव के कारण समद्विभाजक रेखा पर केंद्र से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है MKS पद्धति में। तो इसका आंसर आपका होगा μ0/4 पाई इंटू m/r3। अब हम अपना सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि Fe की शुद्धतम अवस्था होती है। तो Fe जो होता है इसका सबसे ज़्यादा जो शुद्ध फॉर्म होती है आयरन की वो होता है रॉट आयरन। और रॉट आयरन में इसमें आपका जो होता है रॉट आयरन जो होता है इसमें 98.8% से लेकर 98.8% से लेकर 99.9% तक आयरन होता है। किसमें? रॉट आयरन में 98.8 से लेकर 99.9% इसमें आपका आयरन होता है। इसके अलावा इसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं, अगर हम इसकी अशुद्धियों की बात करें, अशुद्धियाँ बोले तो इम्प्योरिटी, इसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटी होंगी? इसमें कार्बन होगा, सिलिकॉन Si होगा, फास्फोरस होगा और Mn होगा। ये आपकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड मैग्नीज। ठीक है। और इसका जो निर्माण होता है जिसको हम रॉट आयरन कहते हैं, इसका जो निर्माण होता है वो एक प्रोसेस के द्वारा होता है। उस प्रोसेस को कहते हैं पुडलिंग विधि के द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है। इसमें किया क्या जाता है, इसमें जो भट्टी यूज की जाती है, यहाँ पे जो भट्टी हम यूज करेंगे वो भट्टी कौन सी होती है इस प्रोसेस में? तो यहाँ पे जो भट्टी यूज करते हैं उसको कहते हैं परावर्तनी भट्टी। ठीक है। कौन सी भट्टी यूज करते हैं? परावर्तनी भट्टी का इसके अंदर यूज किया जाता है। और इस भट्टी में जो स्तर होता है, स्तर मतलब किसको रखते हैं, तो यहाँ पे हम स्तर लगाते हैं Fe2O3 का, इसका स्तर लगाते हैं। ठीक। और जब हम Fe2O3 को गर्म करते हैं तो ये जो है हमारा आयरन बनता है जिसको हम रॉट आयरन कहते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन हमारा क्या था? Fe का शुद्धतम अवस्था होती है, कौन सी अवस्था होती है? रॉट आयरन। रॉट आयरन कितने % शुद्ध होगा? इसमें 98.8 से 99.9% तक आयरन होता है। इसके अलावा इसमें इम्प्योरिटीज़ पाई जाती है, कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड मैग्नीज की। और इसके लिए जो भट्टी हम यूज करते हैं उसको कहते हैं परावर्तनी भट्टी। परावर्तनी भट्टी में हम जिसका स्तर लगाते हैं वो कहलाता है ढलवा लोहा, और ढलवा लोहा होता है आपका Fe2O3। इसको जब हम गर्म करते हैं तो जो Fe2O3 होता है, इससे जो अशुद्धियाँ होती हैं वो ऑक्साइड के रूप में ऑक्सीकृत हो जाती हैं। और जो कार्बन होता है तो वो कार्बन उसका मोनोऑक्साइड बनता है जिसकी ब्लू फ्लेम होती है, जो फ्लेम होती है वो ब्लू होती है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा रॉट आयरन। ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है हमको कि यहाँ पे जो है
स्लैग कौन सा होता है, धातुमल कौन सा बनेगा। जो स्लैग बनता है जिसको हम धातुमल कहते हैं, धातुमल, तो यहाँ पे जो धातुमल बनता है वो होता है MnSiO3, इसका धातुमल मिलता है। ठीक है, स्लैग जो होगा वो तो ये होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अर्धधातु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सी अर्धधातु नहीं है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, Sb, Sn, As, Ge। तो इनमें से कौन सी जो है वो अर्धधातु नहीं है, आपको बताना है कौन सी अर्धधातु नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो Sn है ये अर्धधातु नहीं होती है। ठीक है, अर्धधातु होती क्या है, अर्धधातु वो धातु होती है जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करती है, वो कहलाती है अर्धधातु। इनको उपधातु भी कहते हैं, इनका दूसरा नाम होता है उपधातु। उपधातु भी हम इसे कह सकते हैं, उपधातु भी कह सकते हैं। इनकी संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो इनकी संख्या होती है 7। टोटल जो आपकी उपधातुओं होती हैं इनकी संख्या होती है 7। कौन कौन सी होती हैं ये भी आप जान लो। तो देखो, बोरान होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होती है, आर्सेनिक होती है, आर्सेनिक के बाद एंटीमनी होता है Sb, और एंटीमनी के बाद आपका आता है टेल्यूरियम Te, और टेल्यूरियम के बाद आता है पोलोनियम Po। तो टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। ये आपकी उपधातुएं होती हैं जिनको हम मेटलॉइड भी कहते हैं। मेटलॉइड वो होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर शो करते हैं, उनको हम कहते हैं मेटलॉइड। तो यहाँ पे आपकी जो टोटल मेटलॉइड होती हैं वो 7 होती हैं, और Sn जो होता है वो मेटलॉइड में नहीं आता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा परमाणु क्रमांकों का युग्म एक ही समूह के तत्वों को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कौन सा परमाणु क्रमांक है जो एक ही तत्वों के समूह को प्रदर्शित करता है। देखो, पहला अगर हम बात करें सोडियम 11 होता है सोडियम का, और सोडियम जो है वो कौन से समूह में आता है, ये आता है फर्स्ट ए ग्रुप में, इसका समूह होता है फर्स्ट ए। दूसरा ये 20 ये कैल्शियम का है, और कैल्शियम आता है सेकेंड ए में, तो ये तो होगा नहीं, इसको हम कर देते हैं कैंसिल। सेकेंड में आते हैं 12 एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का होता है। 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का होगा। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो S2 आएगा। ठीक, और 30 जो होता है जिंक का होता है। मैग्नीशियम सेकेंड ए ग्रुप में है, ये 12 जो है मैग्नीशियम का है, और मैग्नीशियम का ग्रुप है सेकेंड ए, और 30 ग्रुप ये आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है। डी ब्लॉक क्यों, क्योंकि ये है जिंक, Zn है ये। ठीक, तो ये भी नहीं होगा। अब आते हैं हम 13 किसका होता है, एल्यूमिनियम का। किसका होगा, एल्यूमिनियम का। और 31 किसका होगा, गैलियम का। एल्यूमिनियम और गैलियम दोनों एक ही ग्रुप में आते हैं 13 ग्रुप में। देखो, एल्यूमिनियम बोरान के बाद आता है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद आता है गैलियम। तो ये दोनों 13 ग्रुप के हैं, तो इनका ग्रुप क्या हो गया, इनका ग्रुप नंबर हो गया 13। तो ये सेम ग्रुप में आते हैं, तो यही आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कहता है, ये कहता है कि Na2O, MgO, CaO तथा BeO में
से सबसे कम क्षारकीय ऑक्साइड है? इनमें सबसे कम क्षारकीय ऑक्साइड कौन सा होगा? तो देखो, अगर हम ऑक्साइड की बात करते हैं, किसकी बात करें? ऑक्साइड की। तो ऑक्साइड का जो क्षारीय नेचर होता है, इसकी जो क्षारीय प्रकृति होती है, इसकी जो क्षारीय प्रकृति होती है, ये किसी समूह में ऊपर से नीचे घटती है। सॉरी, क्या पूछ रहा है? सबसे कम क्षारकीय ऑक्साइड ऊपर से नीचे बढ़ती है, टॉप टू बॉटम ये आपकी बढ़ेगी, ये बढ़ेगी। तो देखो, पहला ऑक्साइड हमारा सबसे पहला ग्रुप में, अगर हम ग्रुप की बात करें तो बेरिलियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर कैल्शियम है, और ये आपका सोडियम दूसरे ग्रुप का है। ठीक, और ये जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो ये कम होती है, तो ये कम होती है। तो देखो, हमने सोडियम को रखा, सोडियम से बाएं हमारा बेरिलियम आया, और फिर ये बढ़ रही है नीचे की ओर, तो सबसे ज़्यादा क्षारकीय कौन हो जाएगा? BeO। क्लियर है? इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आपका, ये क्वेश्चन कहता है कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन आपका क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक, इसमें कह रहा है, ऑप्शन आपको दिया है, अपचयन एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट, निसंक्रामक और उपरोक्त सभी। ये आपको ऑप्शन में दिया है। तो इसमें हमारा ये देखो, अपचयन एजेंट भी होगा, ये ब्लीचिंग एजेंट भी होता है, और ये डिसइंफेक्टेंट भी होता है। मतलब आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये कह रहा है कि ये कंपाउंड हमको दिया हुआ है, और इस कंपाउंड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ये बताना है, निम्न में से कौन सा ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है? इनमें से कौन ऐसा होगा जो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा? ठीक, ये 4 दिए हुए हैं। अब आपको इसमें बताना है ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करने वाला कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, ये आपको देख के बताना है। ठीक, कर लिया? पहले तो ये जान लो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्यामितीय समावयवता क्या होती है। ज्यामितीय समावयवता में ये जो होती है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है, जिसको हम कहते हैं त्रिविम समावयवता। और जो त्रिविम समावयवता होती है उसमें एक होती है ज्यामितीय और एक होती है प्रकाशिक। तो यहाँ पे आपसे पूछा है ज्यामितीय समावयवता। तो देखो, ज्यामितीय समावयवता में एक सिस होता है और एक होता है ट्रांस। इसका आंसर होगा बी वाला, ये आंसर होगा। देखो, ज्यामितीय समावयवता की अगर हम बात करें तो ये उनमें पाई जाती है जिनमें मुख्यतः डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट। तो देखो, पहले में तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, इसको कैंसिल कर दिया।
जब ये कैंसिल हो गया तो ऑल ऑफ दीज भी कैंसिल हो जाएगा। अब हम अगर इसमें बात करें तो यहाँ पे ये दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये आपका सिस और ट्रांस नहीं देगा, तो बचा कौन सा, ये वाला। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है ब्रोमीन जल द्वारा फ्रक्टोज के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। ब्रोमीन जल द्वारा फ्रक्टोज के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? टार्ट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, ट्राइमेथाइल ग्लूटेरिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड। विचार करिए क्या बनेगा। हो गया? देखो यहां पे हमारा जो ब्रोमीन जल द्वारा फ्रक्टोज एक्चुअल में होता क्या है? फ्रक्टोज क्या होगा? ये होगा CHO। चलो यहाँ पे बता देते हैं आपको इसको। देखो फ्रक्टोज आपका होता है CHO, CHO का होल 4, CH2OH, और यहाँ पे हमने लिया ब्रोमीन, Br2 वाटर प्लस H2O। तो ये आपका कन्वर्ट, इस देखो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, एल्डिहाइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। इसको OH CHOH होगा, ये CHOH का होल 4 एंड CH2OH, ये बन गया। ये किसका, इसको क्या कहते हैं? ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, अम्ल। तो इसका आंसर क्या आ गया कि जब हम ब्रोमीन जल द्वारा फ्रक्टोज का ऑक्सीकरण करते हैं तो फ्रक्टोज के ऑक्सीकरण से प्राप्त क्या होता है? ये प्राप्त होता है हमको ग्लूकोनिक एसिड। क्या मिलेगा? ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये। आगे की जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है? तो देखो Cl2, ये तो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें NO2 जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो ये अभिक्रिया कैसी होगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ये वाली भी नाभिकीय स्नेही नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। यहाँ पे जो क्रियाविधि होती है वो मुक्त मूलक के द्वारा होती है। यहाँ पर भी ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, तो न्यूक्लियोफिलिक कौन सी होगी? ये वाली होगी। इसमें हम एक्वस NaOH लेंगे और ये अभिक्रिया हमारी कहलाती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो बेंजीन की रिएक्शन जब क्लोरीन से करा रहे हैं तो क्लोरोबेंजीन बन रहा है, ये फ्री रेडिकल हो गई, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो गई। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। यहाँ पे ये जो आपका है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पे OH जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, क्लियर है ये। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 10, और हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है इसको हम देखते हैं। ठीक, तो चलो देखते हैं। निम्न यौगिकों के स्थायित्व के घटने का
इनमें से सही क्रम कौन सा होगा। और थ्योरी कौन सी है ये, बेयर स्ट्रेन थ्योरी, क्योंकि स्टेबिलिटी को जो बताती है वो थ्योरी कहलाती है बेयर स्ट्रेन थ्योरी। ठीक, बेयर स्ट्रेन थ्योरी ये कहती है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी ये कहती है कि जो साइक्लोएल्केन होते हैं, साइक्लोएल्केन अगर हम इनकी बात करें तो इनमें जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, इनकी जो बंध क्षमता होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ये ज्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ साइक्लोएल्कीन से। ठीक, तो देखो पहला साइक्लोएल्केन है, दूसरा एल्कीन है, तीसरा एल्केन है और चौथा एल्केन है। अब हम यहाँ पे बात करें कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे उसकी क्षमता उतनी ज़्यादा बढ़ेगी साइक्लोएल्केन में। तो यहाँ पे देखो 6 कार्बन है, ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोप्रोपेन है। तो पहले आ गया साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद आ गया साइक्लोपेंटेन, फिर आया आपका साइक्लोप्रोपीन और सबसे लास्ट में आया साइक्लोप्रोपीन, ये साइक्लोप्रोपेन है। तो हमारा इसका आंसर हो गया थर्ड वाला। ठीक है, क्लियर हुआ। तो हमने आपको ये बताया कि अगर हमें किसी भी कोई यौगिक दिया है और वो यौगिक कैसा है, साइक्लिक कंपाउंड है, और उसमें हमसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाता है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि साइक्लोएल्केन के बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ साइक्लोएल्कीन की तुलना में। और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे किसी साइक्लोएल्केन में तो उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बन इसमें है, फिर इसमें है, फिर इसमें है, और ये एल्कीन है। तो ये आपका हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, कुछ कमियां लग रही हो तो इम्प्रूवमेंट के लिए कमेंट करिएगा, हम इम्प्रूव करके आपको देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।